हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि सेल। हम बात कर रहे हैं सेल के बारे में, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं। दोनों टाइप की सेल के बारे में बात करेंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। तो इससे पहले जितने भी टॉपिक हमने क्लियर किए हैं एक बार उन्हें रिवाइज करेंगे और अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर में आपने काफी सारी चीजें समझ ली हैं, जिसमें हमने सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है उसे कैटेगराइज किया है यहाँ पर, जिसमें सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन जाना, चैप्टर में क्या और क्यों जैसे क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखे कि चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्यों पढ़ने वाले हैं। सेल का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसके बारे में हमने बात की है। नेक्स्ट हमारे पास आती है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी है और सेल थ्योरी में आपको क्या बताया गया है, इसके बारे में हमने बात की है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स जो है सेल के बेसिस से हमने अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म देखे हैं, जैसे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट है। या फिर सेल के नंबर के बेसिस पे अगर हम कहें कि जो सेल का नंबर है, कितनी सेल्स किस में पाई जा रही है, उसमें आपने कहा यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर की हमने बात की है। या फिर हमने कहा नेक्स्ट हमने कहा डिफरेंट शेप्स ऑफ सेल, यानी कि जो शेप है, जो आकार है कोशिकाओं का, वो अलग अलग होता है। और सिर्फ आकार अलग अलग नहीं हुआ है, इनके फंक्शंस भी जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट हमने बात की है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। ये सारे टॉपिक आप कवर कर चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली आप बात कर रहे हैं कोशिका के संगठन के बारे में, कोशिका की संरचना के बारे में। ठीक है, अब कोशिका की संरचना के बारे में जब हमने बात की तो हमने कहा कि यहाँ पर कोशिका किन किन चीजों से मिलकर के बनी है, किस पार्ट का क्या फंक्शन यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और उससे पहले जो प्रीवियस टॉपिक आपके हैं, जैसे कि हमने कुछ डिस्कवरी के बारे में बात की है, मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है, ये टेबल आपको बताई गई है, आपको नोट करने के लिए भी कहा गया है, क्योंकि ये आपके चैप्टर से रिलेटेड तो है। आपके एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन तो आएंगे, बट अगर हम इस टेबल की बात करें तो आगे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं कहीं ना कहीं एक जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल जाता है, इसीलिए मस्ट है आगे जो आपके एग्जाम होंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आती है सेल थ्योरी। तो देखिए सेल थ्योरी हमें किसने दी थी, यहाँ पर शेल्डन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दी थी, और उसमें वर्च्यू का एक पॉइंट यहाँ पे ऐड हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो नई सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से यहाँ पे क्या होती हैं, डेवलप होती हैं। तो शेल्डन एंड स्वान ने बेसिकली सेल थ्योरी में ये बताया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो यहाँ पर कोशिका से मिलकर के बने हैं, प्लांट और एनिमल दोनों के बारे में हो रहा है। यहाँ पे जो स्वान है उन्होंने एनिमल सेल की बात की है, जो शेल्डन है उन्होंने यहाँ पे क्या किया, प्लांट सेल के बारे में बात की है। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे सेल वॉल के बारे में भी बताया गया है, क्लियर है। सेल मेम्ब्रेन के बारे में, सेल वॉल के बारे में बात की गई है। तो हमने कहा कि सेल थ्योरी में आपके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, जिसमें कहा गया है कि सभी जीव जो है वो कोशिका से मिलकर के बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा कोशिका सभी जीवित जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, इन कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है। ये जो पॉइंट है ये आता है वर्च्यू का। ऊपर के जो पॉइंट है वो आपके आते हैं यहाँ पर शेल्डन एंड स्वान के, और नीचे का जो पॉइंट है वो आता है आपके वर्च्यू का। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्च्यू का सेल थ्योरी में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, या वर्च्यू ने सेल थ्योरी में हमें क्या सजेस्ट किया है। इजी है, देखिए हमें ये बताया गया है कि सारे जो जीव हैं वो कोशिकाओं से मिलकर के बने, वो शेल्डन एंड स्वान ने बात की है, क्योंकि स्वान ने यहाँ पे एनिमल सेल की बात की है। ठीक है, और जो यहाँ पे शेल्डन है उन्होंने किसकी बात की है, यहाँ पे प्लांट सेल की बात की है। क्लियर है, शेल्डन एंड स्वान। इसमें दोनों में डिफरेंस इतना है कि एक ने प्लांट सेल के बारे में बात की, एक ने एनिमल सेल के बारे में बात की है। चलिए, अब हमने कहा एक कोशिका से बहुकोशिकीय जीवों की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। यहाँ पर जब आप क्लास 11-12 में जाएंगे तब आपके पास एक चैप्टर आता है, सेपरेट चैप्टर होगा, सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन जो है उसमें आपको पूरी डिटेल में समझाया गया है कि जो कोशिका है उसमें डिवीजन कैसे होता है। जैसे कि हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि एक कोशिका है, उस कोशिका में विभाजन होता है, और सिंपल सा हमें विभाजन का मतलब अभी तक क्या समझाया गया है,
सिंपल सा हमें अभी जो कोशिका का विभाजन समझाया गया है तो ये है कि एक कोशिका से दो कोशिकाएं यहाँ पे बन जाती है, ठीक है। लेकिन हमने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक की जो प्रोसेस होती है वो कैसी होगी, यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर टोटल जो टाइम होता है वो 24 आवर्स का होगा, ठीक है, जिसमें हमने बोला था कि 23 घंटे जो होते हैं वो प्रिपरेशन में जाते हैं। लास्ट का जो 1 आवर है, जो 1 घंटा है, उसमें एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। तो इन 24 घंटों में क्या हो रहा है, अगर आप सिंपल से एक सेंटेंस में इसे समझे तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, जितना भी मटेरियल सेल के अंदर है, जिसे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेल के ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सेल का जो संगठन है उसमें आप जितने भी आपके ऑर्गन पढ़ रहे हैं, जितने भी पार्ट्स पढ़ रहे हैं, ऑर्गन तो नहीं कहेंगे, ऑर्गेनलीज आप कह सकते हैं उन्हें, ठीक है। ऑर्गेनलीज हो गए हैं, जितने भी सेल के पार्ट्स होते हैं उनका जो अमाउंट है वो डबल यहाँ पर होता है। क्लियर है इतना, उनका अमाउंट क्या होगा, डबल होगा। तो 23 घंटे तक यही प्रोसेस चलती रहती है कि प्रोटीन का अमाउंट डबल हो रहा है, ठीक है। हमने कहा जो जेनेटिक मटेरियल है उसका अमाउंट डबल हो रहा है। ये सारी चीजें क्या होती हैं, यहाँ पे डबल होती हैं। आपने कहा फैट हो गया है, ऑर्गेनलीज हो गई हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे क्या होती हैं, डबल होती हैं। एट लास्ट जो 1 घंटा होता है उसमें क्या होता है, जो सेल है वो यहाँ पे डिवाइड करती है। तो सिंपल सी चीज है कि एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं कैसे बनती हैं, यानी कि यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर का फॉर्मेशन कैसे होता है, आपने कहा सेल डिवीजन से होता है। लेकिन सेल कैसे डिवाइड करती है ये भी ध्यान देना। डिवीजन का मतलब होता है सिंपली विभाजित करना। आपने जैसे कोई भी चीज ली है उसे आपने अलग अलग पार्ट में विभाजित कर लिया। जैसे हम एग्जांपल में लेते हैं इस पेन को, अगर मैं इस पेन को यहाँ से तोड़ दूं तो मैंने इसे क्या कर दिया, विभाजित कर दिया है। इसके 2 पीस मेरे पास आएंगे, मैंने फिर से उसे विभाजित कर दिया, जो 2 पीस आए हैं मैंने फिर से उन्हें विभाजित किया तो 2 से 4 पीस मेरे पास आए हैं। अब ऐसे में क्या हुआ कि एक टाइम ऐसा आएगा कि इस पेन के इतने छोटे पीस होंगे कि मैं और छोटे पार्ट में इन्हें डिवाइड नहीं कर पाऊंगी। बट सेल के साथ ऐसा नहीं होता है। जब सेल डिवाइड करेगी तो ये सेल मैच्योर होगी इसके बराबर बन जाएगी, ये सेल भी मैच्योर होगी इसके बराबर बन जाती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जब कोशिका विभाजित हो रही है तो इन 2 कोशिकाओं का जो साइज है वो छोटा होगा। साइज छोटा नहीं होता है, मेच्योर होने के बाद साइज क्या होता है, सेम वहां पर रहता है, ठीक है। तो ये हमने बात की है कि कैसे एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय का यहाँ पे निर्माण होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सीक्वेंस हमने देखा है जो आप स्टार्टिंग से पढ़ते चले आ रहे हैं। अब यही सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सेल आप पढ़ रहे हैं, सेल के बाद आप टिश्यू पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आएगा टिश्यू आप पढ़ेंगे। फिर टिश्यू के बाद आप अलग अलग ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम को पढ़ते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे कि हमने क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ये सारे सिस्टम आप पढ़ते हैं यहाँ पर एक एक करके। तो जिस सीक्वेंस में आपको यहाँ पे बताया गया है कि बॉडी का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसी सीक्वेंस में आपको यहाँ पे आगे पढ़ना भी है। चलिए, अब हमने कहा था टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। कोशिका का आकार देखिए क्या पढ़ा था, अलग अलग आकार है, और आकार के साथ साथ इनका कार्य भी अलग अलग यहाँ पर आता है, ठीक है। अब हमने कहा कोशिकाएं जीवों में अलग अलग कार्य कैसे कर सकते हैं। हमने कहा कि कुछ कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं यानी कि आप टिश्यू या ऑर्गन कह सकते हैं, लेकिन टिश्यू हो या ऑर्गन हो बनी तो कोशिकाओं से। तो हमने कहा कुछ कोशिकाओं का जो ग्रुप है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे आपने कहा अलग काम कर रहा है। जैसे कि अगर हम कहें हार्ट जो है वो अलग काम कर रहा है, लंग्स जो है वो अलग काम कर रहे हैं, किडनी अलग काम कर रही है, लिवर आपका अलग काम कर रहा है। ये अलग अलग जो ऑर्गन है ये अलग अलग कोशिकाओं के समूह से बने हैं, ये अलग अलग कार्य कैसे कर सकते हैं। हमने कहा सेल के अंदर होते हैं कुछ स्पेशल कोशिकांग कहिए या ऑर्गेनेलीज कहिए, कुछ पार्ट्स होते हैं जिन्हें हम कोशिकांग या ऑर्गेनेलीज कहते हैं। ये हेल्प करते हैं कोशिका की अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं सेल के संगठन पे। और सेल के संगठन में आपने 3 चीजें पढ़ी हैं, तीनों चीजों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आप पढ़ चुके हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, और आप सेल वॉल के बारे में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप पढ़ चुके हैं न्यूक्लियस और उसके क्या फंक्शन होते हैं, साइटोप्लाज्म और उसके क्या फंक्शन होते हैं। अब एक बार आपने इन तीनों चीजों के बारे में देखिए, और इसमें हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हैं उसके बारे में आप लोग एक बार देखें। हमने यहाँ पर तीनों चीजों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। सेल ऑर्गेनेलीज यानी कि जो कोशिका के जो पार्ट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। एक बार तीनों चीजों को देखिए, उसके बाद हम अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। चलिए,
तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। और जब हमने बात किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, तो आपने एक टर्म पढ़ा था जिसमें आपने कहा था कि यहाँ पे सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, यानी कि चुनिंदा पारगम्य झिल्ली है। क्या मतलब होता है इसका, इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था और इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट आता है। सेकेंड, हमने बात की थी यहाँ पे डिफ्यूजन के बारे में, ठीक है। हमने कहा था कि यहाँ पर डिफ्यूजन में जब हमने बात की थी तो हमने गैसीय विनिमय की बात की थी यहाँ पर, ठीक है। तो जो नेक्स्ट हमारा टर्म आता है वो है यहाँ पर डिफ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की थी यहाँ पर ऑस्मोसिस के बारे में, ठीक है। और ऑस्मोसिस में आपने क्या पढ़ा था, 3 टाइप्स के यहाँ पे सॉल्यूशन देखे थे, जिसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात की गई थी, आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात की गई थी एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात की गई थी। अब तीनों सॉल्यूशन इंपॉर्टेंट है तो इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में आपने कहा कि जो सेल है वो क्या हो जाती है, फूल जाती है। सेल के फूलने का मतलब है कि सेल के अंदर यहाँ पे क्या आया है, पानी आया है। सेल के अंदर पानी तब आएगा क्योंकि जब सेल के अंदर पानी की कमी होगी और उसके बाहरी वातावरण में जो सॉल्यूशन है, जो विलयन है, उसमें पानी की मात्रा अधिक होगी। तो हमने बोला था पानी या कोई भी चीज हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आता है, क्योंकि सेल के अंदर पानी कम है, उसके बाहर जो यहाँ पे सॉल्यूशन है, यानी कि इस कप में जो पानी है वो ज्यादा है और सेल के अंदर जो पानी है वो कम है। अब इस केस में क्या होगा, जो पानी है वो सेल के अंदर जाएगा और सेल क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। तो किस प्रकार के सॉल्यूशन में डालने पर सेल फूलती है या सेल जो है वो स्वेल हो जाती है, आपने कहा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जो आपका ऊपर हेडिंग है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब सेल को हमने डाला तो सेल श्रिंक हो जाती है। सेल श्रिंक कब होगी, जब सेल के अंदर जो है वो पानी वो बाहर आएगा। सेल के अंदर पानी बाहर क्यों आएगा, क्योंकि आपने कहा यहाँ पे जो सॉल्यूशन था इसमें पानी की कमी थी और कोशिका में पानी की अधिकता थी। तो पानी हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाएगा, तो सेल से पानी बाहर आ जाता है, सेल श्रिंक हो जाती है। क्वेश्चन ये आता है कि किस प्रकार के सॉल्यूशन में जो सेल है वो श्रिंक हो जाती है या सेल जो है वो संकुचित हो जाती है, आपने कहा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। अब एक ऐसा सॉल्यूशन आता है जिसमें आपने सेल को डाला और सेल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ना तो वो स्वेल होती है, ना तो वो फूलती है और ना ही वो श्रिंक हो जाती है। तो हमने कहा कि इस प्रकार का सॉल्यूशन कहलाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सेल के अंदर पानी की मात्रा और इस सॉल्यूशन में पानी की मात्रा क्या थी, बराबर थी। तो इस प्रकार से ना तो पानी बाहर गया ना अंदर आया, एक केस ये हुआ। या फिर अगर पानी जितना बाहर गया उतना ही पानी अंदर भी आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार के सॉल्यूशन को हमने कहा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तीनों ऑस्मोसिस के प्रकार है। ऑस्मोसिस का सिंपल सा मतलब है पानी का विसरण या पानी का बहना फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, ठीक है। चलिए, सेल वॉल के बारे में हमने बात की थी। सेल वॉल किसमें पाई जाती है, आपने कहा कि किंगडम एनिमेलिया को छोड़ करके किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटी, इन चारों में क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। और चारों में सेल वॉल अलग अलग चीजों से मिलकर के बनी होंगी। प्लांट्स की बात करें तो सेल्यूलोज की बनी होती है। न्यूक्लियस जिसे आप ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं, आपने कहा न्यूक्लियस जो बना होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। बेसिकली जेनेटिक मटेरियल के बाहर एक कवरिंग होती है, डबल लेयर की कवरिंग होती है, जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज में दिखाया गया है, ये तो सेल है, ये तो सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है। और जेनेटिक मटेरियल के बाहर दो आपकी कवरिंग आ रही है, जिसे आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं या केंद्रक झिल्ली कहते हैं। अब इन दोनों को मिला करके आप न्यूक्लियस इसे कह दे रहे हैं। हमने कहा जिन कोशिका में न्यूक्लियस नहीं होता है उसका मतलब ये नहीं है कि उनमें जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा, बट जेनेटिक मटेरियल के बाहर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं होती है, इसीलिए हमने कहा कि वहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। अब जेनेटिक मटेरियल क्या है, हमने कहा कि जेनेटिक मटेरियल में हम क्रोमोसोम की बात करते हैं, डीएनए की बात करते हैं, जीन की हम बात करते हैं। इसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा था, तीनों में क्या डिफरेंस है। चलिए, अब आता है प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ये आपकी इमेजेस यहाँ पर आ जाती हैं। साइटोप्लाज्म आप पढ़ चुके हैं कि कोशिका के अंदर का द्रव होता है जिसमें सारी चीजें आपको मिल रही हैं। आपने कहा ये जो येलो कलर का साइटोप्लाज्म है, इसमें आपने कहा कि न्यूक्लियस भी तैर रहा है। ध्यान दीजिए कि जो साइटोप्लाज्म है वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं है, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म में तैर रहा है। इसलिए आपने कहा कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर द्रव सामग्री को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। यह एक क्या है, जेली जैसा पदार्थ है, खतरनाक नहीं कहेंगे, ये एक जेली जैसा पदार्थ है जो केंद्रक को छोड़कर पूरी कोशिकाओं को ढक लेता है।
केंद्रक को छोड़ करके मतलब ये है कि केंद्रक के अंदर नहीं पाया जाएगा, बट केंद्रक जो है वो साइटोप्लाज्म में ही होगा। अंदर जो आप देख रहे हैं ये साइटोप्लाज्म में है, बट साइटोप्लाज्म केंद्रक के अंदर नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपने कहा कि बहुत सारी जो चीजें होती है, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पे सेल ऑर्गेनेलिज, अलग अलग सेल ऑर्गेनेलिज होंगी, अलग अलग कोशिकाएं होंगी, वो क्या होते हैं इसमें पाए जाते हैं। क्लियर है यहाँ पर। अब आपने कहा था इसमें विभिन्न प्रकार के विशिष्ट कोशिका अंग भी शामिल है, जिनमें प्रत्येक कोशिका के लिए एक विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करता है। आपने कहा इसमें अलग अलग सेल ऑर्गेनेलिज होती हैं और अलग अलग सेल ऑर्गेनेलिज का जो फंक्शन है वो अलग अलग यहाँ पर होता है। क्लियर है इतना? आगे बढ़े, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल ऑर्गेनेलिज क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। चलिए तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हमने बात की है यहाँ पे सेल ऑर्गेनेलिज, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर इसके एग्जांपल्स हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। आपने कहा in the case of eukaryotic organism the cell contain organelles that have their own membrane apart from overall cell membrane of the cell। क्या बोला गया है, हमने कहा कि यहाँ पर जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूकैरियोटिक का मतलब है कि जिनमें न्यूक्लियस पाया जा रहा है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस पाए जाने का मतलब है कि यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब सेल के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं पार्ट्स, आप कहिए या सेल ऑर्गेनेली आप कहिए, ठीक है। सेल ऑर्गेनेली कहेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि कोशिकांग या सेल ऑर्गेनेली यही नाम हम उन पार्ट्स के लिए यूज करते हैं। तो ये जो पार्ट्स इनमें पाए जाते हैं, इनमें अपनी क्या होती है मेम्ब्रेन होती है। एक तो आपने कहा कि कोशिका के बाहर क्या है, एक तो आपने कहा कि कोशिका के बाहर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियस है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। एक हमने कहा कि इनमें जो क्या पाई जाती होंगी, सेल ऑर्गेनेली पाई जाती हैं, इनमें अपनी क्या है मेम्ब्रेन पाई जाती है, अपनी मेम्ब्रेन है, ठीक है। इनमें क्या होगा, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही बल्कि इनमें अपनी मेम्ब्रेन है। तो हम कहते हैं कि जो यूकैरियोट होते हैं या यूकैरियोटिक सेल होती है, उसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज का मतलब है कि ये किसी लेयर से कवर्ड होंगे, ऐसा नहीं कि कहीं भी किसी भी रूप में पड़े हैं। ये क्या है, इनमें अपनी कवरिंग है, अपनी लेयर इनमें पाई जा रही है। अब एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमने कहा द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम क्या कहते हैं ER भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म भी याद रखेंगे आप लोग। हमने कहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ER, राइबोसोम्स है, गोल्जी अपैरेटस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, लाइसोसोम है, वैक्यूल्स आर एग्जांपल ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। दे आर vital since they perform some of the most important jobs in cell। क्या बोला यह है, हमने कहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। एग्जाम्पल बताए गए, ये सारी आपकी सेल ऑर्गेनेलीज है, जितनी भी आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं सारी सेल ऑर्गेनेलीज है, सबका फंक्शन अलग अलग होगा जो आगे जाके हम पढ़ेंगे। हमने कहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, गोल्जी अपैरेटस है, गोल्जी उपकरण है, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, लाइसोसोम और रिक्तिकाएं कोशिका अंग के उदाहरण हैं। अब ये दोनों कोशिका की बात हो रही है, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों की ही हम बात कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि वे कोशिकाओं में कुछ सबसे महत्वपूर्ण कार्य को करते हैं यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है इतना? अब एक बार जो सेल ऑर्गेनेलीज है उनके आप जो एग्जाम्पल है उन्हें नोट कर लीजिए, क्योंकि एक एक करके हम इनके बारे में अब डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। और सबसे पहली जो सेल ऑर्गेनेलीज आपके पास आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे ER कहते हैं, ER शॉर्ट में कहते हैं, E फॉर एंडोप्लाज्मिक, R फॉर रेटिकुलम। चलिए यहाँ पर आपको देखना है जो यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, ये है यूकैरियोट, ये वाली जो सेल है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, ऑब्जर्व कीजिए न्यूक्लियस, ये वाला जो पोर्शन आपका आता है ये है न्यूक्लियस का, और न्यूक्लियस के बाहर आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखे हैं इस प्रकार के, ठीक है। ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखे हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर। ठीक है, कुछ न्यूक्लियस के बाहर जो आपको ब्राउन कलर में ये जो आपको लाइनिंग दिख रही है, ये पूरी
पूरी जो लाइनिंग है यहाँ पर, ये आपके होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहला अगर आपने यहाँ पे इमेज में ऑब्जर्व किया है तो वो क्या ऑब्जर्व किया है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है। न्यूक्लियस के जस्ट बाहर वाला पोर्शन है, न्यूक्लियस के बाहर जो है सबसे पहला पार्ट आता है वो क्या है, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या आपको डिफरेंस दिख रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? अलग अलग आपने देखा होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपने देखा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस वाले एरिया को आप देखिए और इस वाले एरिया को आप देखिए, दोनों एरिया में आपको क्या डिफरेंस यहाँ पर दिखा है। एक बार अगर हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बना लेते हैं। ये हमारे पास है सेल, ये हमारे पास आता है न्यूक्लियस। ठीक है, कुछ इस प्रकार के आपके पास क्या आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आते हैं। चलिए इस वाले को हटा लेते हैं, हम दो सिर्फ यहाँ पे दो को देखते हैं। आपको एक तो इस प्रकार की संरचना दिखी है, ठीक है, इस प्रकार की, जिसमें इस प्रकार से आपको कुछ राउंड से स्ट्रक्चर दिखे हैं, और एक आपको नॉर्मल दिखा है। दोनों में डिफरेंस होता है। आपको यही डिफरेंस जो है वो यहाँ पे सेल में देखना है। अगर आप सेल का डायग्राम देख रहे हैं तो यही डिफरेंस देखना है। एक जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक भाग में क्या है, आपको छोटे छोटे दाने जैसी संरचनाएं दिख रही हैं, ठीक है, और एक जो है आपको इसमें कोई दाने जैसी संरचना नहीं दिख रही है। तो हमने कहा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो प्रकार का हमारे पास होता है। एक को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक को हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, हम इन्हें क्या नाम देते हैं, दोनों को अलग अलग यहाँ पे नाम देखते हैं। अब दोनों को अलग अलग नाम क्यों दिया गया, सिंपल सी चीज है। अगर आप इस वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखेंगे तो आपने क्या देखा इसमें, आपने देखा कि यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में छोटे छोटे दाने चिपके हुए हैं। अब अगर हम उसकी सरफेस को देखेंगे तो वो थोड़ी सी कैसी होगी, आपने कहा स्मूथ तो नहीं होगी, रफ होगी। ठीक है, कोई ऐसी रस्सी है और उसमें छोटे छोटे दाने लगे हुए हैं, इस प्रकार से छोटे छोटे दाने लगे हुए हैं। फिर दूसरी कोई रस्सी है, वो क्या है, सिंपल है। तो आपने कहा दोनों में से रफ कौन होगा, रफ ये है जिसमें क्या है, छोटे छोटे दाने लगे हुए हैं। तो सेम वैसा ही जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में छोटे छोटे दाने या छोटे छोटे बीज जैसी संरचनाएं आप देख रहे हैं, उसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और अगर आप इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखेंगे, यहाँ पे कोई आपको दाने या कोई भी आपको छोटे छोटे बीज जैसी संरचनाएं नहीं दिख रही हैं, इसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ क्यों है, क्योंकि उसमें कोई भी छोटे जो दाने हैं, जो बीड्स आपको नहीं दिखाई दे रही हैं। ठीक है, क्लियर है। अब हमने कहा, हमने इन्हें डिवाइड तो कर लिया है, बट आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि छोटे छोटे दाने क्यों हैं, इन्हें क्या कहते हैं। ऐसा क्यों है कि एक भाग में जो छोटे छोटे दाने हैं वो पाए जा रहे हैं और एक भाग में जो छोटे छोटे दाने हैं वो नहीं पाए जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कैसे लिखते हैं। आपने कहा रफ, आर फॉर रफ, ई फॉर एंडोप्लाज्मिक, आर फॉर रेटिकुलम है पहला टाइप, और दूसरा है एस फॉर स्मूथ, ई फॉर एंडोप्लाज्मिक, आर फॉर रेटिकुलम, ये दूसरा टाइप है। तो ये शॉर्ट फॉर्म आप याद रखेंगे, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब क्योंकि रफ है, आपने कहा कि कुछ आपको क्या दिख रहे हैं, छोटे छोटे बॉल्स जो दिख रही हैं वो दिख रही हैं, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक चीज होती है जिसे आप कहते हैं राइबोसोम्स। क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स। तो अगर मैंने कहा कि ये है न्यूक्लियस, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इस प्रकार से, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, और इसमें अगर छोटे छोटे दाने पाए जा रहे हैं इस प्रकार से, तो ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये क्या है, राइबोसोम्स है। ठीक है, ये क्या है, राइबोसोम्स है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, अब हमें पता चल गया है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें राइबोसोम पाए जाते हैं, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें जो राइबोसोम्स है वो एब्सेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होंगे, राइबोसोम क्या है, एब्सेंट है।
तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए वो ये है कि राइबोसोम प्रेजेंट है तो क्यों प्रेजेंट है, क्या फंक्शन है राइबोसोम का, और अगर प्रेजेंट है भी तो हम क्यों पढ़ रहे हैं राइबोसोम को, कोई ना कोई फंक्शन होगा यहाँ पर राइबोसोम का, इसीलिए हम राइबोसोम से क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। पढ़ लेते हैं चीजों को जिससे कि आपको चीजें जो है वो क्लियर यहाँ पे हो जाएंगी। आपने कहा था स्ट्रक्चर ऑफ द ईआर, ईआर का मतलब है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैं बहुत बार आपको कह रही हूँ ईआर है या आरईआर है या एसईआर है, ये शॉर्ट फॉर्म होती हैं और ये बार बार यूज आप करेंगे क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत बड़ा वर्ड है, या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत बड़ा वर्ड है, तो आप शॉर्ट में क्या कह रहे हैं, ईआर या आरईआर, ठीक है। आपने कहा था स्ट्रक्चर ऑफ ईआर यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज क्वाइट सिमिलर टू दैट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपने कहा कि इसका जो स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो थोड़ा थोड़ा सिमिलर है जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जैसे एक कवरिंग जैसी है, कुछ कुछ इसका भी वैसा ही स्ट्रक्चर होता है। आप देख रहे हैं कि थोड़ा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर एक कवरिंग जैसा स्ट्रक्चर ये बना रहे हैं। इट इज अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, कैसा है, एक नेटवर्क जैसी संरचना, जैसे जाल जैसा होता है, नेटवर्क जैसा होता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है। कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट, किससे बना होता है, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स, ट्यूब से बना है और शीट से बना है। तो पहली लाइन में आपको क्या बोला गया है, जो ईआर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संरचना काफी हद तक प्लाज्मा झिल्ली के समान है। ये एक नेटवर्क जैसी संरचना है जिसमें झिल्ली से बंधी ट्यूब और चादरें होती हैं। तो बेसिकली इसका फॉर्मेशन ट्यूब और शीट से मिलकर के हुआ है, ठीक है। अब हमने कहा टाइप्स ऑफ ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप होते हैं रफ ईआर यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ ईआर यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमने कहा दो प्रकार होते हैं, रफ ईआर हो गया है और सॉफ्ट स्मूथ ईआर, जो आपने कहा चिकनी ईआर हो गई है, ठीक है। तो स्मूथ का मतलब है क्योंकि उसकी सरफेस कैसी है, स्मूथ है, यहाँ पे क्लियर है। अब हमने कहा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या रफ ईआर या आरईआर कंटेन राइबोसोम्स दैट आर रिस्पांसिबल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन इन द सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास पॉइंट आ गया। अभी तक हमने कहा क्यों राइबोसोम को हम पढ़ रहे हैं, राइबोसोम अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जा रहे हैं या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जा रहे हैं तो क्या फंक्शन है, हमने कहा क्योंकि ये क्या करते हैं, प्रोटीन के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करेगा, राइबोसोम्स करेगा। कहाँ पे करेगा, जहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। ये प्रेजेंट कहाँ पर होंगे, आरईआर पे ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। दे गिव अ रफ टेक्सचर टू द सेल, आपने कहा कि ये सेल को या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ टेक्सचर देंगे और क्या करते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या पढ़ा हमने, हमने कहा रफ ईआर या आर या राइबोसोम में राइबोसोम होते हैं जो कोशिका में प्रोटीन के निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे कोशिका को एक खुरदुरी बनावट देते हैं, कोशिका को या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को खुरदुरी बनावट कौन देगा, आपने कहा जो राइबोसोम है। राइबोसोम का फंक्शन क्या है, प्रोटीन का फॉर्मेशन है। कहाँ पर पाए जा रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जा रहे हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपने कहा ये एक सेल ऑर्गेनेली है, कोशिकांग है, जो कि क्या है, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ एक नेटवर्क जैसी संरचना, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चर फैट और लिपिड इन द सेल विद विच अलाउ द फंक्शनिंग ऑफ द सेल। अब हमने कहा ठीक है, क्योंकि जो आरईआर है उसमें पाया जाता है राइबोसोम, ठीक है, और राइबोसोम प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। क्योंकि एसईआर में या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम नहीं है तो ये प्रोटीन का फॉर्मेशन तो नहीं करेगा। तो इसका फंक्शन क्या है, फिर हमने कहा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एसईआर है वो कोशिका में वसा यानी कि फैट या लिपिड का निर्माण करती है जो कोशिका को कार्य करने की अनुमति देती है या कोशिका या सेल की जो फंक्शनिंग है उसमें हेल्प करेगी। तो क्या समझे, आरईआर क्या बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, एसईआर क्या बना रहा है, फैट बना रहा है या लिपिड का फॉर्मेशन कर रहा है। क्लियर है इतनी बात। तो सबसे पहली जो ऑर्गेनेली आपने पढ़ी है उसमें आपने पढ़ा है कि ये क्या करता है, यहाँ पर आपने कहा कि ये जो प्रोटीन और फैट है जिसे आप न्यूट्रिएंट्स कहते हैं उनका फॉर्मेशन करते हैं। अब अगर और ज्यादा डिटेल में इंपॉर्टेंस पढ़नी है तो आप पढ़ लीजिए प्रोटीन की क्या इंपॉर्टेंस है, फैट की क्या इंपॉर्टेंस है, तो आप समझ जाएंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, ठीक है। एक बार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर के बारे में आप लोग पढ़िए और इससे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो नोट कीजिए। चलिए
तो ये आपने पढ़ा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके टाइप्स के बारे में, ठीक है। अब हम समझेंगे आरईआर या एसईआर में क्या फंक्शन इसके होते हैं, किस प्रकार से प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। एक एक करके जानेंगे। इसी के साथ हम यहाँ पर जानेंगे कि क्या फंक्शन होते हैं एसईआर और आरईआर के, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आएगा, हम लिपिड और प्रोटीन के फंक्शन यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट जो अपैरेटस हमारे पास आते हैं वो है गोल्जी अपैरेटस, जिसका जो डायग्राम होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। और अगला जो हमारे पास सेल ऑर्गेनेली आती है वो लाइसोसोम है। इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो लाइसोसोम से बनते हैं, कुछ इस प्रकार की संरचना लाइसोसोम की होती है। आगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करेंगे। कुछ इस प्रकार का माइटोकॉन्ड्रिया होता है और जो रेस्पिरेशन की जो इम्पोर्टेंट जो प्रोसेस है वो यहाँ पर होती है, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। और इसीलिए हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं। जो सेल का जो एनर्जी हाउस है वो क्या होता है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो डबल मेम्ब्रेन होता है, देखेंगे डबल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार का क्यों है, यहाँ पर इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको करना क्या है, हमने पढ़ा है यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर, उसके टाइप्स के बारे में आपको पढ़ करके लेके आना है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे यहाँ पर एसईआर और आरईआर के बारे में, क्या होते हैं ये और किस प्रकार से यहाँ पे प्रोटीन और लिपिड का फॉर्मेशन होता है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा हम अगले लेक्चर में उसे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।